हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 28 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, हमने पिछले 6 महीनों का एक करंट अफेयर्स पैकेज बनाया हुआ है एसबीआई क्लर्क मेंस 2024 के लिए। तो जिनका भी एग्जाम 4 मार्च को है वो ये पैकेज प्राप्त कर सकते हैं हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। जितने भी पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वो आपको इसमें प्राप्त होते हैं, चाहे वो मंथली 500 MCQs हों, बैंकिंग MCQs हों या फिर जो असाइनमेंट क्वेश्चंस होते हैं उनका कंपाइलेशन हो, सब आपको इसमें प्राप्त होता है। तो जिनके पास नहीं है वो प्राप्त कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। विच कंट्री लॉन्च्ड लूना स्पेस प्रोग्राम्स? लूना अंतरिक्ष कार्यक्रम किस देश ने लॉन्च किया? ऑप्शंस हैं इंडिया, रशिया, चाइना या फिर द यूनाइटेड स्टेट्स। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वट इज़ द थीम ऑफ द 9th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग हेल्ड इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है चतुरंग, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट। आपको जानना चाहिए कि रायसीना डायलॉग का 9th एडिशन हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में इनोग्रेट किया गया और इस सेशन में चीफ गेस्ट रहे ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर क्राकोस मित्सोताकिस। आपको जानना चाहिए 2024 में इस एडिशन का जो थीम रहा वो रहा चतुरंग, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट। थोड़ी आपको बेसिक जानकारी प्राप्त होनी चाहिए क्योंकि पिछले कुछ एग्जाम्स में देखा गया कि रायसीना डायलॉग से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये एक मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस होती है हर साल नई दिल्ली में, 2016 से ही आयोजित की जा रही है। जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स से संबंधित विषयों पर यहाँ चर्चा की जाती है। और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF, जो कि एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया इसको आयोजित करती है। इसी तरह का एक और समिट होती है सिंगापुर में, सांग्रीला डायलॉग, तो उसी की तरह ये उसी की तर्ज पर ये समिट शुरू की गई है। रायसीना डायलॉग आप सभी जानते होंगे, न्यू दिल्ली जो रायसीना हिल है उसके नाम पर रखा गया है। इन विच ईयर वॉज गजल मैस्ट्रो पंकज उधास अवॉर्डेड पद्मश्री? गजल गायक पंकज उधास को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 2006। आपको जानना चाहिए गजल गायक पंकज उधास, इनका हाल ही में 72 की एज में निधन हो गया। लंबे समय से ये बीमार थे और इनकी जो पहली गज़ल एल्बम थी उसका नाम था आहत, 1980 में रिलीज़ हुई थी। साल 2006 में पंकज उधास को पद्मश्री, जो कि इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इससे सम्मानित किया गया। कुछ और ऑबिचुरीज देख लेते हैं। जाने माने इंडियन फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर कुमार साहनी, इनका हाल ही में निधन हो गया है 83 की एज में। फॉर्मर कर्नाटका जूनियर क्रिकेटर के होसशाला, इनका 34 की एज में निधन हो गया है, कार्डिक अरेस्ट इनको हो गया मैच के दौरान। फॉर्मर जर्मन लेफ्ट बैक एंड्रीस ब्रेमी, जो कि जर्मनी ने जब वर्ल्ड कप जीता 1990 में, उसमें इन्होंने एक गोल भी दागा था, इनका हाल ही में निधन हो गया 63 की एज में। हाउ मेनी पर्सन्स आर इंक्लूडेड इन द फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 लिस्ट फॉर द ईयर 2024 अक्रॉस 19 कैटेगरीज? वर्ष 2024 के लिए फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 सूची में 19 श्रेणियों में कितने व्यक्ति शामिल हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है 38। देखिए, फोर्ब्स इंडिया ने लगातार 11वें साल अपनी 30 अंडर 30 लिस्ट जारी की है 2024 के लिए। 19 कैटेगरीज में 38 पर्सन्स को इसमें जगह दी गई है और इसमें कुछ फैमिलियर नेम्स भी हैं, जैसे इंटरटेनमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो एक्टर्स राधिका मदन और रश्मिका मंदाना, अदिति सहगल, आका डोट, ये सब इसमें शामिल हैं। यंगेस्ट विनर्स की अगर हम बात करें तो इस साल जो इस लिस्ट में है वो है 21 ईयर्स ओल्ड आदित्य परिचा 21 साल के और कैलवलिया वोहरा 21 साल के, दोनों ही जेप्टो के को फाउंडर्स हैं।
इस बार मैगजीन ने एक नई कैटेगरी भी लॉन्च की है, B2B, और इसके तहत जो श्रेया चोपड़ा की जो M-Stack है इसको रखा गया है। पारुल चौधरी, ज्योति याराजी, ठीक है, एथलीट्स हैं जो कि 2024 में पेरिस ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट कर रही होंगी, इन्हें स्पोर्ट्स कैटेगरी में रखा गया है। रश्मिका मंदाना, राधिका मदन, इनको एंटरटेनमेंट कैटेगरी में रखा गया है। इन टोटल अगर हम बात करें इस लिस्ट में टोटल 9 वीमेन हैं, और जो बिगेस्ट अमाउंट है इन सभी के द्वारा जो रेस की गई है वो 235.4 बिलियन US डॉलर रही है। Which of the following has recently become the 5th most valued firm in India? निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारत की 5वीं सबसे मूल्यवान फर्म बन गई है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC, ये 5th मोस्ट वैल्यू कंपनी बन गई है इंडिया में। रिलायंस इंडस्ट्री आपको जानना चाहिए हमारे देश की मोस्ट वैल्यूड फर्म है, जिसकी मार्केट वैल्यूएशन आप देख सकते हैं। फिर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, फिर HDFC बैंक है, फिर इन्फोसिस है, और फिर LIC है। LIC ने हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पीछे छोड़ा था और हमारे देश की मोस्ट वैल्यूड PSU फर्म भी बनी थी मार्केट वैल्यूएशन के टर्म में। अच्छा, जो ये LIC है ये लिस्टेड कब हुई थी स्टॉक एक्सचेंज में? साल 2022 में, मई के महीने में। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HAPS डेवलप्ड बाय NAL? NAL द्वारा विकसित HAPS का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है, हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। देखिए, नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज NAL बेंगलुरु, इसने हाल ही में सोलर पावर्ड सूडो सैटेलाइट का फर्स्ट टेस्ट किया है, जो कि एक न्यू एज अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि UAV है। और इससे क्या होगा, इंडिया का जो सर्विलेंस है, जो मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं बॉर्डर एरियाज में, वो बढ़ेंगी। तो HAPS का मतलब है हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट व्हीकल। ये लगभग 18 से 20 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर जा सकता है ग्राउंड से, लगभग डबल हाइट पर, जो कि एक कमर्शियल एयरप्लेन अटेन करता है उससे डबल हाइट पर, और सोलर पावर जनरेट कर सकता है और कई महीनों तक एयर में रह सकता है। अच्छा, इसे क्योंकि लॉन्च करने के लिए रॉकेट की ज़रूरत नहीं है तो इसकी जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम है। द टेस्ट फ्लाइट, जो ये टेस्ट फ्लाइट है इसको चलाकिरी टेस्टिंग रेंज जो कि चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में है, यहाँ से इसका जो टेस्ट फ्लाइट है वो किया गया। What is the name of the series of Indic language models developed by the भारत GPT ग्रुप? भारत GPT समूह द्वारा विकसित इंडिक भाषा मॉडलों की श्रृंखला का क्या नाम है? सही आंसर ऑप्शन बी है, हनुमान। भारत GPT ग्रुप जिसको चला रहे हैं IIT बॉम्बे और अदर जो 7 इंडियन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, उनके कुछ इंजीनियर्स जो है भारत GPT ग्रुप को चला रहे हैं। ये अपना फर्स्ट चैट GPT लाइक सर्विस हाल ही में लॉन्च करने वाला है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनका भी सपोर्ट इस भारत GPT ग्रुप को जो है प्राप्त है। तो इन्होंने बनाया है हनुमान, जो कि एक सीरीज़ है इंडिक लैंग्वेज मॉडल्स की, और इसे सीता महालक्ष्मी हेल्थ केयर के साथ मिलकर इन्होंने बनाया है। एसेंशली हनुमान इज़ अ सीरीज ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। अच्छा, जैसे एक बात याद रखिएगा, जैसे अभी SBI में ग्रीन वॉशिंग शायद पूछा गया था, है ना, और विंडफॉल टैक्स, विंडफॉल के बारे में पूछा गया था, टैक्स के बारे में या फिर विंडफॉल के बारे में। तो इस तरह से जो है ये भी एक टर्म महत्वपूर्ण है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है। तो ये जो हनुमान है ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है, और 11 इंडियन लैंग्वेजेस में ये रिस्पॉन्ड कर सकता है, हिंदी, तमिल, मराठी और भी कई तरह, और इसको बढ़ाकर 20 लैंग्वेज तक भी किया जाएगा। 4 फील्ड्स में ये काम करेगा हनुमान, हेल्थ केयर, गवर्नेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड एजुकेशन। हालांकि एक चैटबॉट नहीं है, ये एक मल्टी मॉडल AI टूल है जो कि टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, स्पीच, वीडियोस, ठीक है, इन सभी को इंडियन लैंग्वेजेस में जो है कन्वर्ट कर सकता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यूज डीप लर्निंग टेक्निक्स टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट। दे वर्क बाय प्रोसेसिंग वास्ट अमाउंट्स ऑफ टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड मीनिंग एंड लर्निंग फ्रॉम इट। The training data is usually large datasets such as Wikipedia, Open Web, text and the Common Crawl Corpus। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स मतलब आप जो है उसमें कई सारी जो है टेक्स्ट को फीड करके रखते हैं अलग अलग सोर्सेज से, जैसे विकीपीडिया हो गया, ओपन वेब टेक्स्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जानकारी आप रखते हैं ताकि यूज़र को जो भी कुछ चाहिए वो तुरंत वो उस चीज़ को रिजल्ट करके आपके सामने पेश करे। वेयर हैज़ नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट पिज़्ज़ा ATM मशीन बीन इंस्टॉल्ड? उत्तर भारत की पहली पिज़्ज़ा ATM मशीन कहाँ स्थापित की गई? सही आंसर ऑप्शन सी है, चंडीगढ़। देखिए क्वेश्चन क्योंकि न्यूज़ में चल रहा था और फिर आप एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स के मन में आ जाता है कि आपने ये नहीं कवर कराया और उन्होंने तो कवर कराया है, तो इसलिए मैंने ले लिया। हालांकि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा,
ठीक है, पर मैंने थोड़ा ये भी देखा कि आपको ये तो मालूम चल जाएगा कि सुखना लेक कहाँ पर है। सुखना लेक चंडीगढ़ में है, ये भी एक स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भले ही एक तरह से ना पूछा जा सके, पर क्या पता उसमें कुछ दूसरी जानकारी हो जो आपकी जीके बढ़ाए। जरूरी नहीं है हर चीज़ की एग्जाम के पर्पज़ से ही देखना है, आपकी जीके बढ़ेगी, क्या पता किसी और एग्जाम में काम आ जाए। तो चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने पिज़्ज़ा एटीएम को इंस्टॉल किया है सुखना लेक में, चंडीगढ़ में। ये नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट पिज़्ज़ा मशीन है जो कि केवल 3 मिनट्स में पिज़्ज़ा प्रिपेयर कर सकती है। अच्छा, आजकल बच्चों की मेंटलिटी भी ऐसी हो गई है। मैंने एक क्विज़ डाला था उसमें अपने चैनल पर करंट अफेयर्स फंडा पे कि भारत में टोटल रामसर साइट्स कितनी है। हालांकि अभी भी सबको ये पता होगा ज़्यादातर को कि 75 है, जबकि पढ़ा है भी आपको कि 80 हो गई है। कुछ ऐसे महानुभाव हैं जो ये कमेंट कर रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते। अरे भाई, नहीं पूछे जाते तो आप लोग अपनी नॉलेज तो बढ़ा लो कि 80 हैं। बैंक में नहीं पूछा जाएगा, कहीं और पूछा जाएगा, है ना। और किसने कहा कि बैंक में भी नहीं पूछा जाएगा? ऐसा थोड़ा ना कि हर कोई क्वेश्चन जो है टफ ही बन के आ रहा है। कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सिंगल लाइनर आते हैं, जो आपको स्टैटिक में मालूम होने चाहिए। पिछले कई एग्जाम में देखा गया, 1-2 शिफ्ट में नहीं आया तो क्या कभी नहीं आएगा? आपको मालूम तो होना चाहिए। तो ये बेसिक नॉलेज है और महत्वपूर्ण नॉलेज है। और मान लिया अगर आपको नहीं पता है कि 80 रामसर साइट्स हैं और एग्जाम में पूछ ले जाए, तब आपको कितना रिग्रेट फील होगा कि ये कितना छोटा सा फैक्ट भी नहीं मुझे मालूम था। कभी कभी मुझे समझ में ही नहीं आता कहाँ से इस तरह के आ जाते हैं, ऐसे लिख देते हैं कि ये नहीं पूछा जाएगा, ये पूछने का ज़माना गया। इतना अच्छा क्वेश्चन है रामसर साइट्स कितनी है, तो आपको मालूम होनी चाहिए। और अगर आपने पार्टिसिपेट कर दिया, नहीं पूछा जाएगा, तो ये भी लिखना कोई ज़रूरी है कि ये नहीं पूछा जाएगा? जो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर, लगभग 15,000 लोगों ने उस पर रिस्पॉन्ड किया है, उस क्विज़ पर। ठीक है, तो एक लार्ज डेटा है ये कि कितने लोगों ने किया है। उन्होंने, वो कोई बेवकूफ़ थोड़ा ना है जो उन्होंने किया है। अच्छा, चंडीगढ़ से संबंधित एक और क्वेश्चन देखेंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC का रीजनल फैसिलिटेशन ऑफिस सेटअप किया जाएगा। विच सेक्शन ऑफ द IT रूल्स 2009 हैज़ बीन अमेंडेड टू अलाउ ब्यूरोक्रेट्स टू इशू डायरेक्शंस टू डिस्ट्रॉय डिजिटल रिकॉर्ड्स और डिक्रिप्ट इन्फॉर्मेशन। नौकरशाहों को डिजिटल रिकॉर्ड को नष्ट करने या जानकारी को डिक्रिप्ट करने के निर्देश जारी करने की अनुमति देने के लिए IT नियम 2009 की किस धारा में संशोधन किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, सेक्शन 23। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर इंटरसेप्शन मॉनिटरिंग डिक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रूल्स 2009 है, इसी सेक्शन 23 को जो है अमेंड किया है, कुछ संशोधन किया है। और अब जो होम सेक्रेटरी हैं या अदर ब्यूरोक्रेट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन्हें ये पावर दे दी है कि वो डिजिटल रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इन्फॉर्मेशन को डिक्रिप्ट कर सकते हैं। अब तक ये पावर केवल जो लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज़ होती हैं उनके पास थी, या फिर जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी उनके पास थी। Rule 23 of this law states that every record, including electronic records pertaining to directions for interception or monitoring or decryption of information and of intercepted or monitored or decrypted information shall be restored by the security agency in every 6 months, except in a case where such information is required or likely to be required for functional requirements. Who has recently stepped down as part-time non-executive chairman and board member of Paytm Payments Bank? हाल ही में किसने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंशकालिक गैर कार्यकारी अध्यक्ष और बोर्ड अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा ने हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और बोर्ड मेंबर के तौर पर जो है स्टेप डाउन कर दिया है। ठीक है, और आप सभी जानते हैं 15 मार्च की डेडलाइन दी हुई है RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अपना बिजनेस वाइंड अप करने के लिए। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये PPBL है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, इन्होंने अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। इसमें एक्स सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन श्रीनिवासन श्रीधर, रिटायर्ड IAS ऑफिसर देवेंद्र नाथ सारंगी, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा अशोक कुमार गर्ग और एक्स IAS रजनी शेखरी सिब्बल, इन्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के तौर पर शामिल किया है। According to India Ratings and Research, what is the projected growth rate for the Indian economy in the financial year 2024-25? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर कितनी है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 6.5%। देखिए, इंडियन इकोनॉमी 6.5% से ग्रो करेगी फाइनेंशियल 2024-25 में, ऐसा इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपनी माइक्रो इकोनॉमिक आउटलुक में कहा है। हालांकि ये जो एस्टिमेट है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो 7% बताया गया है उससे कम है।
वहीं फिस्कल 24 के लिए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने इंडिया की जो इकोनॉमी प्रोजेक्ट की है वो कही है कि 7.3% से ग्रो करेगी। साथ ही आपको जाना चाहिए मॉर्गन स्टैनले ने कहा है इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये 6.5% पर रहेगी फाइनेंशियल 2025 में, ठीक है, और 6.9 फोरकास्ट बताई थी इन्होंने फिस्कल 2024 के लिए। विच कंपनी हैज़ एयर इंडिया एंटर्ड इनटू अ 12-year पैक्ट विद फॉर A320 फैमिली प्लेन्स। एयर इंडिया ने A320 विमानों के लिए किस कंपनी के साथ 12 साल का समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है SIA इंजीनियरिंग। एयर इंडिया ने 12 साल का एक एग्रीमेंट साइन किया है SIA इंजीनियरिंग कंपनी के साथ, किसके लिए? जो एयरलाइंस की जो A32 फैमिली प्लेन्स हैं इनके लिए। इस 12 साल के एग्रीमेंट में जो एयर इंडिया ग्रुप की जो करंट फ्लीट है एयरबेस A32 फैमिली एयरक्राफ्ट, ठीक है, उसको जो कंपोनेंट है, ठीक है, उसको सपोर्ट कवरेज प्राप्त होगा SIA इंजीनियरिंग कंपनी से। एयर इंडिया ने SIAEC के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है इन्वेंट्री टेक्निकल मैनेजमेंट के लिए भी। SIAEC आपको जाना चाहिए सिंगापुर एयरलाइंस का ग्रुप है। यहीं से आपको एक और फैक्ट बता दूं, जो विस्तारा है ये जॉइंट वेंचर है टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच में। Among Indian cities, which city has taken the lead with the highest growth in house rents according to the Magic Bricks report? मैजिक ब्रिक्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शहरों में कौन सा शहर मकान किराए में सबसे अधिक वृद्धि के साथ अग्रणी स्थान पर है? सही आंसर ऑप्शन बी गुरुग्राम। देखिए अगर हम रेंट्स की बात करें 13 मेजर इंडियन सिटीज़ में तो 7.4% का ईयर ऑन ईयर सर्च देखने के लिए मिला है, बढ़ोतरी देखने की मिली है। सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में 31.3% ईयर ऑन ईयर, फिर ग्रेटर नोएडा में 30.4%, बेंगलुरु में 23.1%, ठीक है। और ऐसा बताया गया मैजिक ब्रिक्स की जो रेंटल अपडेट है इसमें अक्टूबर से दिसंबर का इसमें कवर किया गया है। साथ ही भी बताया अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो 1.6% से बढ़ा है, ठीक है, जबकि जुलाई से सितंबर में 4.6% से बढ़ा था। Based on preference of over 2 crore customers on Magic Bricks platform, the report further observed 2 करोड़ लोगों ने जो है इसमें ये सर्वे में पार्टिसिपेट किया है। इन्होंने भी कहा है कि जो रेंटल डिमांड है वो 1.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ी है। ग्रेटर नोएडा में सबसे ज़्यादा बढ़ी है 6.9%, फिर अहमदाबाद, फिर चेन्नई। What is the percentage growth of India's industrial production in December 2023 as per the data released by the NSO? NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2023 में भारत के औद्योगिक उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही आंसर ऑप्शन सी है 3.8%। इंडिया का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है 3.8% से ग्रो किया है दिसंबर 2023 में, ऐसा कहा है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने। आपको बता दें जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ठीक है, इसकी दिसंबर 2022 में जो ग्रोथ रही थी वो 5.1% रही थी और अब दिसंबर 2023 में 3.8%। IIP 6.1% से ग्रो किया था अप्रैल से दिसंबर 2023 के पीरियड में। अगर हम इसको कंपेयर करें अप्रैल से दिसंबर 2022 से, तब 5.5% से ग्रो किया था। अब ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके इकोनॉमी के लिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फैक्ट्स ही हैं इसमें, फैक्ट्स आपको समझने हैं। देखिए जो ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ये हर महीने के 12 तारीख को रिलीज़ किया जाता है 6 वीक्स लैग के साथ। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। जो ये कैलकुलेट किया जाता है लेस्पियर्स फॉर्मूला की मदद से किया जाता है। करंट बेस ईयर 2011-12 है और 3 तरह के सेक्टर इसमें मेनली यूज़ होते हैं, जैसे मिनरल माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, वो लगभग 40.27% वेटेज रहता है इस IIP में इनका, जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। कौन कौन है? जैसे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स। सबसे ज़्यादा वेटेज इनमें रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है। Which two organizations recently signed a deal to extend the supply of liquefied natural gas LNG for another 20 years? हाल ही में किन 2 कंपनियों ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को के लिए 20 वर्षों तक बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है पेट्रोनेट LNG एंड कतर एनर्जी। इंडिया की जो लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ LNG एंड देखिए LNG यानी कि सुपर चिल्ड गैस, इसका जो लार्जेस्ट इंपोर्टर है भारत में ये पेट्रोनेट LNG है। इसने कतर एनर्जी के साथ एक MOU साइन किया है जिसके तहत कतर एनर्जी 7.5 मिलियन टन्स पर एनम की लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG अगले 20 साल तक प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। और आपको जानना चाहिए कतर वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है LNG का। कतर के अलावा इंडियन कंपनीज LNG को जो है इंपोर्ट करती हैं ऑस्ट्रेलिया से, यूनाइटेड स्टेट्स से। अच्छा आपको ये भी जानना चाहिए कि 2025 के अंत तक भारत श्रीलंका को
लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG सप्लाई करना शुरू करेगा। As of December end 2023, what is the amount of the Union government's fiscal deficit according to data released by the Controller General of Accounts? दिसंबर 2023 के अंत तक लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार की राजकोषीय घाटे की राशि क्या है? ये दिसंबर के इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि थोड़ा लेट आती है ना न्यूज़, इसलिए। सही आंसर ऑप्शन सी है 9.82 लाख करोड़ रुपीज़। देखिए यूनियन गवर्नमेंट की जो फिजिकल डेफिसिट रही है ये 9.82 लाख करोड़ रुपीज़, या फिर आप कह सकते हैं 55% ऑफ एनुअल बजट टारगेट, ये रही है दिसंबर एंड 2023 तक, ऐसा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की रिपोर्ट ने बताया है। और जो डेफिसिट थी वो 59.8% थी बजट एस्टिमेट 2022-23 की। हम पिछले साल की बात करें, मतलब पिछले साल की बात करें 2022-23 की, 2023-24 में जो गवर्नमेंट की फिजिकल डेफिसिट है ये 17.86 लाख करोड़ रुपीज़ एस्टिमेट की गई है, या फिर 5.9% ऑफ GDP एस्टिमेट की गई है। गवर्नमेंट इंटेंस टू ब्रिंग द फिजिकल डेफिसिट बिलो 4.5% ऑफ GDP बाय 2025-26। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। 2025-26 तक गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट टारगेट है 4.5% ऑफ GDP लाना। गवर्नमेंट्स टोटल रेवेन्यू स्टूड एट ₹20.71 लाख करोड़ एज ऑफ दिसंबर 2023। ठीक है। How much monetary penalty has RBI imposed on the State Bank of India for contravention of certain norms related to the Depositor Education Awareness Fund Scheme 2014? जमाकर्ता शिक्षा जागरूकता नीति योजना 2014 से संबंधित कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए आरबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 2 करोड़ रुपीज़ का। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 करोड़ रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 19 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 and subsection 2 of section 26A of the BR Act read with the Depositor Education Awareness Fund Scheme 2014। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 32.30 लाख करोड़ रुपीज़ का जुर्माना लगा है केनरा बैंक पर। रीज़न आप इसका देख सकते हैं, फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई ऑन डेटा फॉर्मेट फॉर फर्निशिंग ऑफ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन टू क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज एंड अदर रेगुलेटरी मेजर्स। इनके रीज़न मैंने इसलिए लिखे हैं सबके क्योंकि ये जो है वैसे बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, फिर आपका ये कैनरा बैंक हो गया, तो ये महत्वपूर्ण बैंक हैं, ठीक है, प्रॉपर बैंक है, इसलिए इनके रीज़न भी आप जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। जबकि जो ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह आते हैं इनमें केवल आपको इतना ही जानना है कि कितने रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई, और यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ही रेयर बनता है। हालांकि इनसे बन जाता है जो इस तरह के बैंक होते हैं हमारे, स्टेट बैंक हो गया, PNB हो गया, यूनियन बैंक हो गया, ठीक है। आरबीआई ने हाल ही में 66 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड पर भी। इसका भी रीज़न आप देख सकते हैं। आरबीआई ने 16 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है ओशन कैपिटल मार्केट लिमिटेड राउरकेला उड़ीसा पर। ये तो पिछला हो गया, एक माफ़ कीजिएगा। प्रीवियस टाइम में क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। Which country celebrates Sobinsai Festival? Japan. Dream of the Desert is which country's first luxury train? Saudi Arab. Where are the headquarters of the Financial Action Task Force located? Paris, France. India's first helicopter emergency medical service to be launched from which state? Uttarakhand. Which city is currently grappling with an extraordinary weather phenomena known as an atmospheric reverse? Reverse also called pineapple express storm. Answer is California, US. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द 4 मेंबर्स ऑफ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बोइंग डिफेंस इंडिया। जस्टिस ले विपिन चंद्र हजारिया took oath as 34th Chief Justice of which High Court? Latest National Sample Survey Office Consumer Survey indicates poverty down to what % in India? Which private sector bank in India has raised $300 million through its debut सस्टेनेबल फाइनेंस डॉलर डोमिनेटेड बॉन्ड इशू? आप में से आपको सभी को इन 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।